सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम नए क्लास के साथ नए टॉपिक के साथ फिर से मिल रहे हैं। बीए बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड है, भारत का भूगोल है, यूनिट सेकंड चल रही है। इसमें टॉपिक है नगरीकरण। नगरीकरण पे देखो क्वेश्चन बन के आया है। नगरीकरण से आप क्या समझते हैं? भारत में नगरीकरण के स्तर के स्थानिक प्रतिरूप को बताइए। यानी स्थानिक प्रतिरूप को बताना है कि भारतीय जो नगरीकरण है किस प्रकार से बढ़ रहा है, किस प्रकार से विस्तारित हुआ है, तो उसका जो स्थानीय प्रतिरूप है उसको समझाना है। देखो अब इसके उत्तर की बात करें तो उत्तर में देखो पहले परिचय के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। नगर क्षेत्र विशेष की तात्कालिक मानव सभ्यता के विकास का प्रतीक होते हैं। यानी नगर क्षेत्र विशेष की तात्कालिक मानव सभ्यता के विकास के प्रमुख प्रतीक होते हैं। प्रोब्लॉस नामक एक प्रोफेसर ब्लॉस नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने इसकी परिभाषा दी है। इस परिभाषा के अनुसार ये कहना चाहते हैं नगर एक सामाजिक संगठन होता है। नगर क्या होता है? एक सामाजिक संगठन होता है जिसका क्षेत्र बहुत व्यापक होता है। यानी बहुत व्यापक क्षेत्र होता है। यह मानव सभ्यता की उस सीढ़ी का प्रतिनिधित्व करता है जहां तक कुछ क्षेत्र नहीं पहुंच पाए और जहां शायद ही कभी पहुंच न सके, शायद कभी पहुंच भी नहीं सके। यानी इस क्षेत्र में ये प्रोब्लॉस ने ये कहा है कि इस नगर ऐसा क्षेत्र है कि जहां पे कभी कोई क्षेत्र है वो पहुंच नहीं पाए और या शायद भविष्य में भी नहीं पहुंच सके। तो देखो ये पुरानी सभ्यता है। किसी क्षेत्र में नगर उसके भौतिक विकास तथा सांस्कृतिक प्रगति के सूचक होते हैं। नगरों के उत्थान के साथ ही श्रम विभाजन, औद्योगिक विशिष्टीकरण का विकास होता है। इनके फलस्वरूप धन धान्य, कला कौशल, विज्ञान आदि का भी प्रोत्साहन मिलता है। वास्तव में नगरों की उत्पत्ति और उनका विकास मनुष्य जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। किसी नगर या महानगर की उत्पत्ति और विकास एक ऐतिहासिक घटना और इसके पीछे भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य विशिष्ट कारक होते हैं। नगरों का व्यापारिक विकास गहरा संबंध होता है। आधुनिक सभ्यता व्यापारिक और औद्योगिक विकास पर निर्भर करती है। अतः आधुनिक काल में बड़े बड़े नगर व्यापारिक और औद्योगिक भी है। अब फ्रेंच और टिबार्ता ने कहा है, फ्रेंच और टिबार्ता नामक वैज्ञानिक ने कहा है आवागमन के मार्ग और सुख सुविधा ने ही नगरों के अस्तित्व को संभव बनाया है। जो क्षेत्र के व्यापार में वृद्धि होती है, बड़े नगरों का उत्थान होने लगता है। टेलर ने नगरों को मानव जीवन की विकास की तुलना मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाएं होती है। यानी टेलर ने क्या कहा है? टेलर ने ये कहा है कि जो नगर है उसकी जैसे मानव का विकास होता है, जैसे इसकी 7 अवस्थाएं पाई जाती है, 7 प्रावस्थाएं पाई जाती है, 7 प्रावस्थाएं पाई जाती है। ये प्रावस्थाएं इस प्रकार होती है जैसे पूर्व शिशुअवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, उत्तर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। उदाहरण के लिए जैसे दिल्ली नगर का इतिहास 3-4 हजार वर्ष पुराना है। यहाँ 50 वर्ग मील क्षेत्रफल में लगभग 8 दिल्लियों का जन्म हुआ है। ये अवतल होकर ऐतिहासिक अवशेष बनकर रह गए हैं, जिनमें कन्नौज, फर्रुखाबाद, चित्तौड़, सिकंदरा, फतेहपुर, बीजापुर आदि नगर एक प्रकार के ऐतिहासिक स्थल माने जाते हैं, जबकि जालंधर, भावनगर, अलीगढ़, उदयपुर, सहारनपुर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार गिड्स नामक वैज्ञानिक था, उन्होंने कहा है नगर बड़े क्षेत्र में एकमात्र स्थान ही नहीं है वरन समय की घटनाओं के प्रतीक भी है। यानी ये समय के विभिन्न पर्टिकुलर जो अवसर है परिवर्तन होता है उसके बारे में भी बताते हैं नगर। क्योंकि बदलता हुआ प्रतिरूप केवल नगरों के अंदर देखा जाता है कि पुराने क्षेत्र में किस प्रकार के नगर रहे होंगे तथा आधुनिक क्षेत्र में वहां पे उस क्षेत्र में कौन कौन से परिवर्तन हुए, ये समय के अनुसार बता सकते हैं और नगर की घटनाओं के माध्यम से बता सकते हैं। देखो भारत के नगरों का विकास की बात करते हैं। भारत के नगरों का विकास, भारत के नगरों का विकास सिंधु घाटी सभ्यता से सभ्यता से 5000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व पुरानी मानी जाती है। यहाँ पर विभिन्न खुदाई की गई। उन क्षेत्रों में भी नगरी, चित्तौड़गढ़, पीलीबंगा, श्रीगंगानगर, बागोर, भीलवाड़ा, पहाड़, उदयपुर और प्राचीन नगरों में खंडर मिले हैं। शिवलिंग की तलहटी में रोपड़ से लेकर कराची तक तथा मनसारा के अनुसार आर्यव्रत में गंगा और सिंधु की घाटियों में
नियोजित नगर दूधरा में विन्यास था। इनमें तट व्यापार के लिए पतन सुरक्षा व दुर्ग राजधानी शिक्षा के लिए विद्यालय नगर और उद्योगों के लिए नगरों का विकास हुआ है। इसी काल में मिथिला, द्वारका, मथुरा, हरिद्वार, कन्नौज, अयोध्या, इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर नगरों का विकास गंगा घाटी में हुआ है। वैदिक काल में सतलज, यमुना, मध्यवर्ती प्रदेश आदि क्षेत्रों में भी नगरों का महाभारतकालीन हस्तिनापुर अतिरिक्त रामटेक, मानसर, मल्लिकापुर, भीमपुर आदि नगरों का विकास देखा गया है। बौद्ध काल में तो एक प्रकार से नगरों का जो बौद्ध काल आया था, नगरों का बौद्ध काल को नगरों का स्वर्णिम गोल्डन टाइम कहा जाता है। नगरों का स्वर्ण युग कहा जाता है। यानी इस क्षेत्र में सर्वाधिक नगरों का विकास हुआ था कौन से? बौद्ध काल में। अब इस बौद्ध काल में जो बने हुए वो अनेक शिलालेख है। इसमें उपरांत चंद्रगुप्त, समुद्रगम, जो विक्रमादित्य, अशोक, कनिष्क आदि ने कौशाम्बी, साची, राजगिरी, अवंतिका, अजंता, नागार्जुन आदि नगरों का विकास किया है। इसके बाद में जो मुगल काल है, मुगल काल में भी नगरों का विकास हुआ। मुगल काल के अंदर शाहजहां के समय दिल्ली का पुनर्निर्माण, शाहजहां के समय दिल्ली का पुनर्निर्माण शाहजहां के समय किया गया तथा यहाँ के बाद में बीजापुर, होशंगाबाद, गोलकुंडा, बीदर, तुगलकाबाद तथा जैसलमेर, मांडू, अहमदाबाद आदि नगरों का विकास हुआ। प्राचीन युग में प्राय सभी नगर नदियों के किनारे स्थित थे, जिनका मुख्य कार्य यानी जो प्राचीन नगर थे, भारत में पाए जाने वाले प्राचीन नगर वो सभी नदियों के किनारों पर पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जल उपलब्धता और अन्य सभी मुख्य रूप से उपलब्धताएं दिखी जाती है। तो यहाँ पे प्राचीन नगरों की अगर गणना की जाए तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कुरुक्षेत्र, पानीपत, तक्षशिला, प्रयाग, गया, दरभंगा, ढाका, जनकपुर, लोथल, उज्जैन, इंदौर, अवंतिका, शाहदरा, झांसी, वाराणसी, नालंदा, राजगिरी, महाबलीपुरम आदि क्षेत्र इस प्रकार से विशाल जो इनके अतिरिक्त अन्य क्षेत्र भी थे। अब हम यहाँ पे नगरों के अनुसार वर्गीकरण देखा जाए तो यहाँ पे नगरों का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया जाता है। नगरों का दो प्रकार से वर्गीकरण देखो वो कौन कौन से हैं। वो है, पहला है औद्योगिक नगर, नंबर पहला है वो है औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर की बात की जाए तो इन नगरों के निकटवर्ती क्षेत्रों में पाए जाने वाले कच्चे माल से निर्मित रसायन तैयार किए जाते हैं। यानी नगर कच्चे माल से निर्मित माल तैयार किया जाता है। निर्मित माल से जैसे लोहा है सबको गलाकर इस्पात बनाना, रुई से कपड़े, चूने से पत्थर से सीमेंट अथवा बालू मिट्टी से कांच आदि बनाए जाते हैं। इसके विकास के निकटवर्ती क्षेत्रों में कच्चे माल का मिलन, शक्ति के साधनों की उपलब्धता, परिवहन के साधनों की प्राप्ति, जल पूर्ति, कुशल एवं पर्याप्त श्रमिक एवं पूंजी की विकसित अवस्था आवश्यक है। औद्योग नगरों की स्थापना में खाद्य सामग्री की उपलब्धता प्राय विचार नहीं किया जाता है, क्योंकि यह सामग्री अन्य स्थान से भी लाई जा सकती है, जैसे सेलापुर, ब्यावर, बकोरा, जमशेदपुर, कटनी, भिलाई, डिब्रूगढ़, टीटगुड़, कोयला आदि शक्ति उत्पादन क्षेत्र पास में पाए जाते हैं। औद्योगिक नगरों के अन्य उदाहरण जैसे नागपुर आदि, कोयम्बटूर आदि है, भीलवाड़ा, वडोदरा आदि है। दूसरा है अगर इसकी बात की जाए 2 नंबर तो वह है वाणिज्यिक नगर। वाणिज्यिक नगरों की बात की जाए या इसको व्यापार केंद्र वाले नगर भी बोलते हैं, या व्यापार केंद्र नगर। ये नगर कहीं भी स्थापित हो सकते हैं, यानी कहीं पे भी स्थापित हो सकते हैं। कहीं पे भी स्थापित हो सकते हैं
आकार धीरे धीरे किंतु यातायात व संचार मार्गों की सुविधा के साथ साथ बढ़ता जाता है। इन नगरों का मुख्य कार्य किसी क्षेत्र के उत्पादन को एकत्रित कर उसे दूर क्षेत्रों की मांग की पूर्ति करना। इसके अलावा इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से इन नगरों में कालांतर छोटे उद्योग स्थापित, यानी यहां पे पहले क्या होंगे, छोटे उद्योग स्थापित किए जाते हैं। छोटे उद्योग स्थापित किए जाने के बाद में क्या होता है, मुख्य रूप से एक अलग प्रकार के उद्योगों का निर्माण होता है और औद्योगिक नगरों के नागपुर, हावड़ा, रायपुर, मेरठ, श्री गंगानगर, केकड़ी, ब्यावर, भीलवाड़ा, रायपुर, सावे, इंदौर, सूरत, खेरतल, पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की मंडियां आदि इसके प्रमुख उदाहरण हैं। प्रो हटिंगटन के अनुसार व्यापारिक नगर उस दानव की भांति होता है जो अपनी संपत्ति के द्वार पर बैठा रहता है। एक ओर तो वह अपनी सारी उपज गाड़ जाता है, वहीं दूसरी ओर वह अपने क्षेत्र में उपज को अन्यत्र पहुंचाता है। उसके बदले उसे क्षेत्र आवश्यकताओं को मांग को पूरा करता है। सामान्य व्यापारिक नगरों के विकास से भिन्न क्षेत्रों में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के बीच किसी मुख्य सड़क के निकट रेल मार्ग के समीप दो विपरीत प्रकार के प्रदेशों का मिलन क्षेत्र, जहां पर्वत और मैदानों के मिलन की सीमा पर देहरादून, बरेली, पठानकोट, कोटद्वार, रामनगर आदि मरुस्थलों की सीमा पर जैसे जोधपुर, जैसलमेर, चूरू, बीकानेर, सिक्कर, पाली, सड़क मार्गों की सीमा जैसे बठिंडा, इटारसी, कटनी, नागपुर, उत्कन, बंदरगांव जैसे विशाखापट्टनम, कोची, नया बेंगलुरु, कोच्चि, सूरत, हल्दिया, पारादीप। ये तो थे मुख्य रूप से। अब बात करते हैं यहाँ पे जो नगरों की है वो है अब है थर्ड है वो है परिवहन नगर। वाणिज्यिक नगर हो गया, थर्ड है वो है परिवहन नगर। अगर परिवहन नगर की बात की जाती है तो वे नगर जो परिवहन मार्गों के मिलन पर विकसित होते हैं, यानी वे नगर जो परिवहन मार्गों के मिलन पर स्थित होते हैं या पाए जाते हैं। इन नगरों में दो प्रकार के होते हैं, मार्ग में बाधा के समीप अथवा दो या दो से अधिक व्यापारिकों का मिलन। मार्ग में अगर स्थलीय बाधा है जहां रेल मार्ग समाप्त होकर आगे मोटर गाड़ियां जाती है, तो जिसमें जैसे पठानकोट, यहां से ये होते मार्ग में जैसे कई रेल मार्ग है, यहाँ पर एंड हो गया और यहाँ पे नगर बस गया। और एक नगर ये होता है यहाँ पे पता इससे मार्ग आगे भी गया है और इधर भी गया है, तो ये नगर मध्य क्षेत्र वाला नगर ये सबसे ज्यादा विकसित होता रहता है इसके चारों तरफ से मुख्य रूप से। अब है जैसे प्रशासनिक नगर या राजधानियां। देखिए अब देखिए होता है प्रशासनिक नगर की अगर बात की जाए या राजधानी, ऐसे नगर विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक कार्य हेतु विकसित किए जाते हैं। इनके लिए ऐसे नगर विभिन्न राज्यों में प्रशासनिक कार्य करने के हेतु विकसित किए जाते हैं। ये अपने पृष्ठ प्रदेश में सड़कों और रेल मार्गों द्वारा जुड़े होते हैं। ये अपने पृष्ठ प्रदेश पर सड़क व रेल मार्गों द्वारा जुड़े रहते हैं। राजकीय विभाग की स्थापना के कारण सरकारी कार्य हेतु लोगों का आना जाना बना रहता है। जनसंख्या भी अधिक होती है जिसके लिए अनेक प्रकार की सुविधाएं जुटाई जाती है। पुलिस थाना, डाकघर, शिक्षण संस्थाएं, चिकित्सालय आदि होते हैं। इन नगरों के चारों ओर प्राय दीवारें बनी होती है, किंतु आधुनिक काल में नगरों में बहुमुखी विकास होने के कारण तोड़ दी गई है। इसके अलावा
लखनऊ, चंडीगढ़, भोपाल, भुवनेश्वर, अहमदाबाद, गांधीनगर, जयपुर, दिल्ली आदि प्रमुख प्रशासनिक नगर है। तो इनमें देखा जाए तो लखनऊ है इस प्रकार का क्षेत्र है, गांधीनगर है, जयपुर है, दिल्ली है, इस प्रकार के भुवनेश्वर है, भोपाल है, अहमदाबाद है आदि प्रशासनिक नगर देखे गए हैं। अब बात करते हैं हमने खनिज केंद्र या खनिज केंद्र नगर। खनिज केंद्र वाले ये खनिज प्राप्ति के स्थानों पर विकसित होते हैं, जैसे जरिया, रानीगंज, बोकारो, हजारीबाग, छिंदवाड़ा, डिगबई, अकलेश्वर, गुवाहाटी, कोलार, कोडरमा, जावरमाया, धनबाद, आसनसोल, गिरिडीह आदि यानी जहां पर खनिज जहां पे पाए जाते हैं। तो इनमें अगर एग्जांपल लेते हैं तो अगर जिन स्थानों पे खनिज है वो सबसे ज्यादा जैसे झरिया है, रानीगंज है, बहुत सारे ऐसे नगर है, देवनगर, हजारीबाग है, बोकारो है आदि अन्य भी बहुत उनके हैं। अगला देखते हैं वो है धार्मिक केंद्र या धार्मिक नगर। नदियों के किनारे अथवा समुद्री तटीय भागों में पर्यटनी क्षेत्र या पहाड़ी क्षेत्रों में नगरों का विकास हुआ है, जैसे मथुरा। अगर ये नगरों की बात करें तो मथुरा, गया, देवप्रयाग या प्रयाग, हरिद्वार आदि इस प्रकार के नगरों का विकास हुआ है। कन्याकुमारी। अब अगला है जैसे सैनिक छावनियां। सैनिक छावनियां इसके अंतर्गत वे नगर आते हैं जहां सैनिक टुकड़ियां रखी जाती है, जैसे अमला, मेरठ, रुड़की, देहरादून, नसीराबाद, महू, ग्वालियर, पुणे, दानपुर, जबलपुर, सागर, इलाहाबाद आदि क्षेत्र आते हैं। इन क्षेत्रों के अलावा मुख्य रूप से वह है दानपुर। अब है शिक्षा के देश, शिक्षा नगर। अगर शिक्षा नगर वाले की बात की जाए, शिक्षा नगर में बात की जाए तो इसका विकास मुख्यतः शिक्षण संस्थाओं के कारण होता है। अलीगढ़, पिलानी, अन्नामलाई, पटना, खड़गपुर, कोटा, शांति निकेतन, पंतनगर, सागर, उज्जैन, आनंद, गुजरात, आनंद, नागपुर तथा आगरा इनके मुख्य उदाहरण माने जाते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं वो है स्वास्थ्य नगर। स्वास्थ्य नगर जो पर्यटन की दृष्टि से मुख्य है। स्वास्थ्य नगरों में देखा जाए मसूरी, शिमला, डलहौजी, आबू, उटंगमठ, नैनीताल, दार्जिलिंग आदि नगर इस प्रकार के पाए जाते हैं। अगला है वह है पर्यटन नगर। अगर पर्यटन नगरों की बात की जाए तो कटक, पुरी, गोपालपुर, कन्याकुमारी, कुंवर, उदयपुर तथा जयपुर ऐसे नगरों में है। अगर भारत के प्रमुख जो नगरीय क्षेत्र है
भारत के प्रमुख नगरीय क्षेत्र है, श्रीमद दत्त ने भारत को प्रमुख नगरीय क्षेत्रों में बांटा है, तो वो निम्न है, पहला है। नंबर 5 है वो है उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान के प्रमुख नगरीय क्षेत्र। दूसरा है वो है दक्षिणी भारत के प्रमुख नगर, भारत के, तो फर्स्ट है, पहला देखते हैं उत्तरी भारत के प्रमुख नगरीय क्षेत्र। तो इसको 3 उपविभागों में विभाजित किया गया है। पहला उत्तर पश्चिम का, फर्स्ट है उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, उत्तर पश्चिम का क्षेत्र जिसका सतलज और गंगा का विभाजक तथा दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के नगरीय भाग सम्मिलित है। औद्योगिक कार्यों, प्रशासनिक कार्यों तथा परिवहन सुविधाओं के कारण इस प्रदेश का विकास हुआ है। दिल्ली, चंडीगढ़, शिमला राजधानियां है, जबकि लुधियाना, मोदी नगर, सोनीपत, पानीपत, अमृतसर, फरीदाबाद, मेरठ, गुरदासपुर व औद्योगिक बस्तियां हैं। प्रमुख औद्योगिक, जहां वस्त्र, छोटी मशीनें, साइकिलें, कृषि यंत्र, ऊनी, होजरी, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक आदि सॉफ्टवेयर सामान विकसित है। उन्नत मशीनें, मशीनी औजार, निर्यात हेतु परिवर्धन आदि का यहाँ पे यातायात की सुविधाएं के कारण नगरीय क्षेत्र को बढ़ावा मिला है। अब दूसरा है वो है मध्यवर्ती, मध्यवर्ती क्षेत्र की बात की जाए, गंगा की मध्य घाटी से संबंधित है। इस महत्व में कृषि वस्तुओं का उत्पादन, यहाँ पे कृषि वस्तुओं का उत्पादन अत्यधिक रूप से, मुख्य रूप से किया जाता है। इस क्षेत्र में अधिकतर नगर देहाती क्षेत्रों में सेवाएं करती है, जैसे कानपुर, लखनऊ, मुंगेर, वाराणसी, जौनपुर, बलिया, इलाहाबाद, बगलपुर, गोरखपुर तथा फैजाबाद, पटना, बरौनी, रक्सौल आदि प्रकार के। कानपुर को उत्तर प्रदेश को औद्योगिक राजधानी व लखनऊ को राज्य की प्रशासनिक राजधानी बनाने का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार से मुख्य रूप से ये क्षेत्र पाए जाते हैं। इसके अलावा पूर्वी नगरीय क्षेत्र, पूर्वी नगरीय क्षेत्र, इसमें कोलकाता और उसके उपनगर सम्मिलित किए जाते हैं। कोलकाता भारत का दूसरा सबसे बड़ा नगर और प्रमुख बंदरगाह है। यहाँ जूट, सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग, भारी उद्योग, इंजन, मोटर गाड़ियां, बिजली का सामान, लोहा, इस्पात की वस्तुएं, कागज का कागज, सीमेंट, अन्य कीमती माल आदि का उद्योगों के आद्योगे पाया जाता है, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। भारत का रूस क्षेत्र से लेकर भारत वास्तव में जो नागपुर तक फैला हुआ है, इसे भारत का रूट क्षेत्र भी कहा जाता है। जो पूर्वी नगरीय क्षेत्र है, इसे भारत का रूट क्षेत्र भी किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण उत्पादन है तथा उद्योगों की अधिकता है, तथा यहाँ पे जो लोग हैं दक्षिणी भारत के देखो नगरीय क्षेत्र। अब है दूसरा है, ये तो उत्तरी भारत का था, अब बात करते हैं दूसरा है वो है दक्षिणी भारत का क्षेत्र की नगरीय क्षेत्र। दक्षिणी भारत के नगरीय क्षेत्र, दक्षिणी भारत में, इसमें भारत में दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के दक्षिणी भाग सम्मिलित किए जाते हैं। चेन्नई सबसे बड़ा औद्योगिक, व्यापारिक एवं प्रशासनिक नगर है, प्रमुख बंदरगाह भी है। चेन्नई और बेंगलोर में रेलगाड़ी के डिब्बे, चीनी, बिजली वस्तुएं, खाद, वायुयान, घड़ियां, टेलीफोन, उन्नत किस्म की इलेक्ट्रॉनिक्स, विकसित एवं संचार उपकरण, इंजीनियरिंग सामान, मशीनें, औजार, बेतार, रडार अन्य मुख्य रूप से पाए जाते हैं। रबड़, नारियल, गरम मसाले, खाद्य प्रसंस्करण आदि क्षेत्र पाए जाते हैं इस क्षेत्र में। अब है मुंबई, अहमदाबाद के मध्य के नगरीय क्षेत्र देखो। मुंबई, अहमदाबाद के मध्य का नगरीय क्षेत्र।
इस नगरीय क्षेत्र की बात की जाए, यह पश्चिम भारत का महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो तटीय गुजरात और महाराष्ट्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में बंदरगाह के विकास के फलस्वरूप अनेक उद्योगों का जन्म हुआ है। यहाँ के बंदरगाह कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मारवा, गोवा, अन्य नगर अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, पुणे, बरचू आदि। मुंबई भारत की व्यवसायिक राजधानी तथा सबसे बड़ा नगर महानगर, विशाल बंदरगाह, नवीन औद्योगिक तंत्र का बहुमुखी विकास यहाँ पे पाया जाता है तथा यहाँ पे अनेक प्रकार से औद्योगिक केंद्र स्थापित होने के कारण यहाँ पे अलग अलग औद्योगिक केंद्र मुख्य रूप से बन गए हैं। यहाँ पे जल विद्युत शक्ति का अधिक विकास होने तथा यातायात के संपूर्ण साधनों का विकास, मुख्य रूप से इंजीनियरिंग बस्तर तथा जल विद्युत की आवश्यकताएं आदि का विकास इस क्षेत्र में हुआ है, इसलिए नगरीय क्षेत्र में ये बढ़ोतरी है। अगला है कृष्णा गोदावरी। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के नगरीय क्षेत्र। कृष्णा गोदावरी डेल्टा के नगरीय क्षेत्र की बात की जाए, इस क्षेत्र में चावल उत्पादन, बहुमुखी परियोजनाओं और उससे संबंधित उद्योगों के कारण अनेक नगरों का जन्म हुआ है। यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी बनाई गई है, यानी यहाँ पे बहुउद्देशीय परियोजनाएं बनाई गई है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी यहाँ पे विकसित, बहुत जनसंख्या पाई जाती है, विकसित परिवहन सुविधाएं पाई जाती है, जल साधनों की उपलब्ध है, सबसे मिलकर नगरीकरण में भारी वृद्धि हुई है तथा मुख्य रूप से यहाँ पे प्राप्त खनिजों के कारण भी यहाँ पे अत्यधिक विकास हुआ है। अब है ऊपरी कृष्णा नदी का नगरीय क्षेत्र। देखो ऊपरी कृष्णा नदी नगरीय क्षेत्र। अगर ऊपरी कृष्णा नदी का नगरीय क्षेत्र की बात की जाए, इस क्षेत्र में महाराष्ट्र व मैसूर के बीच, पश्चिम शुष्क क्षेत्र तथा दक्कन के बीच सघन नगरीय बस्तियों के बसाव में मदद के लिए खनिज संसाधन व जल विद्युत शक्ति की उपलब्धता इस प्रदेश में औद्योगिक विकास में भारी मदद की है। इस प्रदेश के नगरों में अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषता यहाँ पर बस्तर व इंजीनियरिंग उद्योग का विकास होना है। हुगली और धारवाड़ नगर जुड़वा नगर के साथ प्रतियोगिता नगर भी है। हुगली धारवाड़ की अपेक्षा तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस क्षेत्र में खनिज पदार्थ, जल विद्युत शक्ति के कारण सूती वस्त्र, इंजीनियरिंग उद्योग आदि का आधिक्य है। इस क्षेत्र में औद्योगिक नगर कुर्नूल, सांगली, कोल्हापुर, बेलगामी, हुबली, धारवाड़, गुड़गांव, बिलासरी, अडोनी, हसोड़, अनंतपुर, फिरोजपुर आदि मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्र पाए जाते हैं। इसका भारत में नगरों के विकास संबंधी मुख्य निम्न तथ्य है। देखो भारत में संख्या में तेजी से बढ़ती हुई है, यानी जनसंख्या में भारत में विभिन्न राज्यों में उत्पत्ति समान नहीं रही है। कुछ राज्यों में नगर शीघ्रता से बढ़ रहे हैं, कुछ में बहुत धीमी गति से नगरों का विकास हो रहा है। भारत में राज्य और प्रमुख व्यापारिक केंद्र है, जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के हैदराबाद, विशाखापट्टनम। इनके अलावा मुख्य रूप से तमिलनाडु के प्रमुख नगरों की बात की जाए तो तमिलनाडु में चेन्नई, मुंदेर, कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली। कर्नाटक की अगर बात की जाए तो मैसूर, बेंगलोर, बेलगाम, महाबलेश्वरम। केरल के अगर तिरुवनंतपुरम। महाराष्ट्र के अगर मुंबई है। अगर सोलापुर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के जैसे ग्वालियर, इंदौर, भोपाल। अगर गुजरात के अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत। तो राजस्थान के जैसे जयपुर, जोधपुर, अजमेर। पंजाब में अमृतसर, ये जालंधर, ये जम्मू कश्मीर, हरियाणा, अंबाला, ये मुख्य नगर है। तो इन नगरों के नगर की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक देखो, प्रभावित करने वाले तत्व। आप देखो ये 5-6 क्षेत्र थे, ये कंप्लीट हो गए हैं आपके। पहला है केंद्रीय। केंद्रीयता फर्स्ट है नगरों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो स्थानिक प्रतिरूप है उसको प्रभावित करने वाले कारक है। पहला है केंद्रीयता।
केंद्रीयता प्राप्त करने के लिए नगर ऐसे स्थानों में बसाए जाए जहां पर चारों ओर से मार्ग, यानी मार्ग उपलब्धता, चारों ओर से मार्ग आकर वहां पे मिले। ये मार्ग है और ये नगरीय क्षेत्र। तो एक तो केंद्रीय नगर की स्थापना हो अगर मिले, तथा नदियों के किनारे अथवा संगम, या तो कोई नदी का संगम हो या नदी के किनारे, यहां पे बसाया जाना चाहिए, या नदी का संगम हो या नदी का किनारा हो। तो ये है केंद्रीयता। अगला बात करते हैं तो वो सुरक्षा। प्राचीन काल से ही नगर अपने पृष्ठ प्रदेश में संरक्षण का कार्य करता है, क्योंकि यहाँ न केवल सुरक्षा संबंधी सभी सुविधाएं पाई जाती है वरन उनमें राजनीतिक क्रियाएं भी होती है। अधिकतर नगर नैसर्गिक दुर्गों के रूप में बसाए जाते हैं। अब सुरक्षा संबंधी समस्या न होने के कारण नगर किसी भी ऐसे क्षेत्र में बसाए जा सकते हैं जहां अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं। तो नगर उस स्थान पे बसाए जाने चाहिए जहां पे सुरक्षा की अच्छी और सुव्यवस्थित सुविधा हो। तो नगर मुख्य रूप से उन क्षेत्रों में बसाए जाते हैं जहां पे पिछली जैसे राजा महाराजाओं के टाइम में दुर्गों में और बड़े बड़े किले बनाकर चारों तरफ दीवार करके फिर नगरों को बसाया जाता था। वर्तमान में क्या होते हैं, खुले हैं तो बिल्कुल आर्मी के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है या पुलिस प्रोटेक्शन के द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाती है। यानी जो सामाजिक अपराधी करने वाले सामाजिक असामाजिक तत्व होते हैं उनको मुख्य रूप से भी उनको रोककर पुलिस द्वारा उन पे आपराधिक कार्रवाई करके और रोका जाता है। अन्य प्रशासनिक जो इकाइयां होती है वो भी इसके कारण सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहती है। थर्ड है वो है जल की प्रचुरता। यानी यहाँ पे जो पानी है, मीठे पानी की, पीने योग्य जल की, पीने योग्य जल की उपलब्धता जहां पे सर्वाधिक होगी तो वहां पे नगर आसानी से बच जाएगा। जैसे नगरों का विकास नदी घाट में अथवा उनके किनारे पर किया गया है। तो भारत की पठारी भाग अर्धसूतक यहाँ वो उत्तरी पश्चिमी भाग जहां पर नगरों की जल आपूर्ति कई किलोमीटर दूर नहरों द्वारा की जाती है। अब है भूमि। तो यहाँ पे धरातल कैसा होना चाहिए, समतल धरातल हो और मार्गों की सुविधा हो, औद्योगिक और व्यापारिक दोनों नगरों के कार्य करने वाले हों। ऐसी क्षेत्रों में प्रत्येक नगर को बसाया जाता है और वहां पे नगर विकसित किया जाता है। नगरों के प्रत्येक नगर अपनी पृष्ठभूमि का केंद्र होता है और इसके नगर और प्रशासनिक कार्यों को कराया जाता है। अतः किसी भी नगर के विकास का कोई एक कारक उत्तरदायित्व नहीं होता है। फिर भी नगर ऐसे औद्योगिक, राजनीतिक, पर्यटन इस प्रकार के वो मुख्य नगर है। तो कई प्रकार से जो नगर है वो मुख्य रूप से कई नगर देखे जाते हैं। तो यहाँ पे नगरों के क्षेत्र है वो अलग अलग प्रकार के वो देखे जाते हैं। इसमें मुख्य रहते हैं कई प्रकार के, जैसे अब हम बात करते हैं इनमें भूमि के अलावा यहाँ पे जो है रोजगार या सुविधाओं की। तो जिन नगरों में यानी कि सुविधाओं का जो सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए, यहाँ पे विकसित सुविधाएं विकसित नगरों में इनका पूर्ण सुविधाएं पाई जाती है। जैसे यहाँ पे डाकघर की, शिक्षा की, बैंकिंग सेक्टर की तथा इसके अलावा विभिन्न प्रकार की जो सुविधाएं होती है उन सुविधाओं का पाया जाना भी इनके अनुकूल मुख्य रूप से है। इसके अलावा जो यहाँ की जो जलवायु है वो भी प्रभावित करती है। जलवायु भी मुख्य रूप से नगरों की जो क्षेत्र है पर्टिकुलर उसको प्रभावित करती है। जैसे उष्ण गर्म जलवायु, एक तो उष्ण हो गई, तो उष्ण जो गर्म जलवायु है उस गर्म जलवायु के अंदर बहुत ही कम नगर बसे जाते हैं या कुछ छीटे फूटे नगर। अगर अत्यधिक शीत है, जैसे अगर बात करें शीत लद्दाख उत्तरी क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में, तो वहां पे भी नगर मुख्य रूप से कम बसेंगे। तथा यहाँ पे है जहां पे जलवायु उत्तम
तथा स्वास्थ्य प्रकर पाई जाती है, वहां पे सर्वाधिक नगरों का विकास होगा। जैसे तटीय क्षेत्रों में तथा मैदानी क्षेत्रों में सर्वाधिक विकास नगरीय क्षेत्रों में होता है। इसके अलावा रोजगार की प्रस्तुति हो गई, सुरक्षा हो गई। इनके अलावा अगर इन नगरों की बात की जाती है तो उनमें यातायात के जो परिवहन के साधन होते हैं वो परिवहन होता है, तो परिवहन तीनों चारों क्षेत्रों से जुड़ा होना चाहिए, सड़क मार्ग से, रेल मार्ग से और हवाई मार्ग से ये जुड़ा होना चाहिए। अगर परिवहन के साधन तीनों प्रकार से जुड़े होंगे तो उससे मुख्य रूप से इस परिस्थिति का है वो नगरों में हमेशा आने जाने की सुविधा अनुकूल रहेगी। किसी भी उद्योग के द्वारा कच्चा माल ले जाने की, लाने की सुविधा है वो भी अच्छे प्रकार से निर्भर करेगी। इसलिए नगरों को मुख्य रूप से नदियों के संगम स्थल पर सबसे ज्यादा बढ़ावा मिलता है तथा जहां पे परिवहन साधनों का विकास अच्छा होता है उन तटीय क्षेत्रों में भी नगरों का विकास मुख्य रूप से देखा जाता है। तो ये पर्टिकुलर सभी नगरीय क्षेत्रों, भारत में नगरीय क्षेत्र का जो थी इन नगरों की स्वाभाविक दृष्टि से पर्टिकुलर देखा जाता है। कई नगरों में धार्मिक प्रभाव भी देखा जाता है तथा अन्य जो व्यापारिक कारण है वो भी देखे जाते हैं। इसके अलावा नगर का जो सामूहिक रूप से है वो मुख्य रूप से बनती है। तो अतः हम इस नगरीय क्षेत्र की प्रशासनिक भारत में जो नगरीय स्तर के प्रतिरूप थे वो देखे जाते हैं। इसमें भारत की अगर प्रमुख नगरों के हिसाब से देखे जाए तो वो अलग अलग नगर है कि जैसे आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के जो प्रमुख नगर है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के प्रमुख नगर है उनमें है जैसे हैदराबाद के नगर हुए। उदाहरण के रूप में बता देते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश के नगर है तो उसमें हो गया जैसे हैदराबाद, विजयवाड़ा, राजमुंद्री, आदि क्षेत्र है इस प्रकार के है। वहां पे इसी प्रकार से जैसे तमिलनाडु के अगर नगर देखे जाए, तमिलनाडु के नगरों में अगर तमिलनाडु के तो चेन्नई, कोयम्बटूर, पोलाची आदि नगर बड़े बड़े नगर के लिए स्थापित की जाती है। कर्नाटक के अगर नगर देखें, कर्नाटक के अगर नगरों की बात की जाए तो कर्नाटक के नगरों में मैसूर, बेंगलोर आदि नगर, मंगलूर। अगर इसके अलावा केरल के अगर तटों की बात की जाए, कोची, तिरुवनंतपुरम। अगर महाराष्ट्र के नगरों की बात की जाए तो उसमें मुंबई, पुणे, नागपुर आदि नगर है। सिंपल भाषा में कह सकते हैं जैसे गुजरात के प्रमुख नगर अहमदाबाद, वडोदरा गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, इंदौर, भोपाल हो गया। तो इन नगरों का जो भौगोलिक स्थिति है वो भी आप दर्शा सकते हो। जैसे राजस्थान में जयपुर वगैरह है, जयपुर में जैसे जयपुर को भारत का पेरिस और गुलाबी सिटी भी कहा जाता है तथा यहाँ पे जैसे NH 8 के ऊपर निर्भर है यानी परिवहन मार्गों का विकास है, तो उन क्षेत्रों पे ये मुख्य रूप से विकसित है इसके कारण। तो ठीक है, धन्यवाद है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।